नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, क्या आप आरआरबी पीओ का एग्जाम पहली बार, आरआरबी पीओ मतलब आपका बैंकिंग का ये पहला एग्जाम होने वाला है, आरआरबी पीओ या क्लर्क। अगर आप एक अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट हो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार अपना बैंकिंग का एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, ये गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा 8-10 मिनट का। भले आप चाहो तो इसको 1.5 की स्पीड पर बढ़ाकर देख सकते हैं वीडियो को। हालांकि मैं तेज इतना बोलता हूं कि आपको 1.5 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा लगेगा 1.25 में तो आप ऑलरेडी देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आरआरबी पीओ का एग्जाम देने जाने वाले हो तो ये बात को याद रखिएगा दोस्तों, लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, ये काफी लोगों के साथ होता है। अच्छा, वो सब छोड़ो, सबसे पहले जब बात ये करते हैं कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों भर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा था। आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का मतलब ऑफिस असिस्टेंट और आरआरबी स्केल 1 ऑफिसर का, दोनों का पेपर साथ में भर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली भर सकते हैं। एक स्टूडेंट का अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास मेल आया था कि सर कहीं डेट क्लैश तो नहीं हो जाएगी। नहीं होती क्लैश। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि आरआरबी पीओ यानी कि स्केल 1 और ये यानी कि ऑफिस असिस्टेंट। तो अगर आप ये दोनों के लिए भर रहे हैं तो इन दोनों की डेट अलग रहेगी, ठीक है। आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो ये दोनों का डेट अलग रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेट कौन सी सेम रहती है? स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ये तीनों पेपर एक दिन में होते हैं। अब दूसरा डाउट दोस्तों, स्केल 2 और 3 के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्केल 2 और 3 के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्केल 2 के लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंक में, और स्केल 3 के लिए मिनिमम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मतलब 5 साल से आप बैंक में काम कर रहे होगे तभी आप स्केल 3 भर सकते हो, 2 साल से काम कर रहे होगे तभी आप स्केल 2 भर सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं, यहां पर हम सेक्शनल टाइमिंग तो नहीं होती है इसमें। आपको पूरा ओवरऑल टाइमिंग मिलेगी 45 मिनट की, ठीक है। 45 मिनट का पूरा समय मिलेगा आप लोगों को अपना एग्जाम देने के लिए, जिसमें कि कोशिश ये करना दोस्तों कि आप 25 मिनट और 20 मिनट का टाइम फ्रेम रखें, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 25 मिनट, एक सब्जेक्ट में 20 मिनट, आप इतना इतना दे सकते हैं। सेक्शनल कट ऑफ निकालना जरूरी। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही सेक्शन को पूरा 40 क्वेश्चन बना देते हैं, दूसरा सेक्शन छूते भी नहीं है, तो पेपर नहीं निकलेगा। आपको एक सेक्शन से कम 40 क्वेश्चन या 38-35 जो भी है, दूसरे सेक्शन से मिनिमम 15 प्लस तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर निकलेगा। क्योंकि 50, 52, 55 के आसपास कट ऑफ होता है किसमें? आरआरबी पीओ में। क्लर्क में थोड़ा और जाता है, ठीक है। पुरानी वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं, कहां से कितना कट ऑफ जाता है, तो आपको एक पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। हालांकि मैं एक और नया वीडियो उसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा। अब दोस्तों और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीजें, पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। देखो, कोई भी मिस्टेक्स आप अपने फॉर्म का जो एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपना डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बहुत लोग ये चीज नहीं करते हैं। कैसे करना है दोस्तों? आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो फॉर्म फिल करने के बाद आप फिर से उसमें लॉगिन करके देखिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना मिल जाएगा, दिख जाएगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक चेक करो, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये छोटी छोटी गलती बाद में भारी पड़ जाती है, तो कोई गलती तो आपने नहीं कर दी। इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फोटो आपकी क्लियर दिख रही है कि नहीं, उस चीज को देख लीजिएगा। सिग्नेचर आपका सही से दिख रहा है कि नहीं, उसको देख लीजिएगा। ब्लर तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्लर होगा एग्जाम में जाके आपको भगा दिया जाएगा, आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। तो ये सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिए। और आपने कहां से फॉर्म फिल किया है, ये सब चीजों को, पूरी सारी चीजों को डिटेल एक बार ना अच्छे से चेक कर लेना। गलती नहीं करना अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो तो। एग्जाम देने के लिए जब आप जाओगे तो आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, इस चीज की भी बता देता हूं आप लोगों को। कुछ लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब फॉर्म फिल करते समय अपनी जो फोटो होती है ना, वो कोई और फोटो डाल देते हैं उसमें, अपलोड कुछ और फोटो कर देते हैं, और फिर जब एग्जाम देने जाते हैं तो एक नई फोटो खिंचवा लेते हैं और उसको लेके चल जाते हैं, तो दोनों फोटो अलग हो जाती है। अब आपको मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पर ये दिखाऊं कि भाई मान लो मैंने ऐसी फोटो, ये वाली फोटो खिंचवाई अपनी, ऐसे बैंकिंग क्रॉनिकल लिखा हुआ, मैंने ऐसी फोटो खिंचवा ली, ठीक है। तो मुझे यही फोटो अपलोड भी करनी है और यही फोटो लेके भी जानी है। तो कोशिश ये करिए कि एक बार फोटो खिंचवाइए, 32 फोटो मिलती है, 32 पासपोर्ट साइज फोटोज आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो ये 32 फोटोज आप लोगों के आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, अभी जितने भी आप एग्जाम दोगे साल 2 साल तक, ये पूरी 32 फोटो काम आ जाएगी।
तो फोटो खिंचवाने जब भी आप जाओगे ना, तो उस फोटो वाले को आप, स्टूडियो वाले को ये बोल सकते हो कि मुझे पेन ड्राइव में इसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी दे दो। उसी को आप क्या करो, उसी का फॉर्मेट को चेंज करके, मतलब उसका साइज वगैरह छोटा करके आप अपना फॉर्म फिल करिए, ताकि वो सेम फोटो आप एग्जाम में लेकर जाओ। ठीक है। अब यहां पर दोस्तों एक चीज और होती है कि देखो हर साल ना कुछ चेंजेस होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो अभी तक जो पिछला रूल चल रहा था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप लोगों को अपना एक फोटो लेके जाना है और एक फोटो अपने एडमिट कार्ड में चिपका के जाना है। तो एक फोटो एडमिट कार्ड पे लगेगा, एक फोटो आपको लेके जाना होता है। तो 2 फोटो आप रख लीजिएगा, भले जरूरत हो ना हो, एक एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब लैंग्वेज वगैरह की, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो एग्जाम में होता है, तो काफी लोगों को दिक्कत क्या होती है, काफी लोगों को लगता है कि सर हम लैंग्वेज कब चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं प्री की बात करूं, तो लैंग्वेज शुरू में चूज करनी होती है दोस्तों। एग्जाम स्टार्ट होता है ना, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही आपसे इंस्ट्रक्शन में पूछ लिया जाएगा कि आपको हिंदी लैंग्वेज में पेपर देना है या इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना है। मतलब पजल्स वगैरह जो आप बनाना चाहते हो वो हिंदी में दिखने चाहिए या इंग्लिश में दिखने चाहिए, तो वो आपको शुरू में चूज करना होता है। अब बात करते हैं मेंस की। भाई मेंस में क्या होता है ना कि मेंस में शुरुआत में जो आपसे पूछेगा वो आपके पेपर की लैंग्वेज के बारे में पूछेगा कि अगर आप पजल्स बना रहे हो तो वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। क्वांट में आप जो डीआई वगैरह बनाओगे तो वो हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए। तो उसके लिए आपको शुरुआत में एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। बट आप अगर हिंदी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जो 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश या हिंदी के होते हैं, तो वो आपको जो चूज करना है वो आपको पेपर चलते समय चूज करना है। आप जब पेपर आपका चल रहा होगा ना, तो टॉप पे आपको ऐसे सब्जेक्ट के नाम दिख रहे होंगे। यहां पर दिख रहा होगा ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां आपको दिख रहा होगा रीजनिंग एबिलिटी, फिर यहां पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश, यहां दिख रहा होगा हिंदी, कंप्यूटर एंड जीके जो भी है। तो इंग्लिश और हिंदी के सामने ऐसे एक चेक बॉक्स बना होगा, ये ऊपर में टॉप पे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा होगा। तो आप अगर इंग्लिश पे क्लिक कर दोगे तो आपके जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो आपको इंग्लिश में दिखेंगे, हिंदी में अगर कर दोगे तो हिंदी में दिखेंगे। अब एक और जरूरी बात है, कुछ कभी कभार क्या होता है ना, कोई पजल में एक आध लाइन नहीं समझ में आती हमको, हिंदी में हम देख रहे हैं हमको नहीं समझ में आती, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो आप क्वेश्चन आप जब बना रहे होते हो ना, तो यहां पर ऊपर में आपको एक लिखा रहता है ऐसा हिंदी और इंग्लिश, आप इस पर क्लिक करोगे, एरो बना रहता है, आप इस पर क्लिक करके हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी उसको चेंज करके पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। एक और भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, नए लोगों के, उनको ये पता ही नहीं होता। वो बोलते हैं कि सर स्क्रीन जो होती है ना वो बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी रहती है तो कटता है। भाई एक चीज याद रखो, आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी है, इधर आपको पता है इतने में तो आपको सिर्फ वही दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके क्वेश्चन के नंबर लिखे रहते हैं। अब इतनी स्क्रीन में आपको आधे में यहां पर क्वेश्चन लिखा जाता है, इसलिए वो क्या होता है 6 लाइन का क्वेश्चन दिखता है, आपको 5 लाइन का क्वेश्चन दिखता है। और यहां पर मान लो नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज छुपी हुई होती है, आधी दिख रही होती है आधी अंदर होती है, वो आपको स्क्रॉल बार से स्क्रॉल कर करके देखना होता है। ये गलती मत करना एग्जाम में, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, स्क्रॉलिंग जरूर देखना नीचे स्क्रॉल करने वाला है कि नहीं है। जैसे एक बार मेरे साथ शुरुआत में एकदम नया जब मैं तैयारी चालू किया था 2016 में 15 में, तब उस समय मेरे साथ क्या हुआ था कि ना एक बार ग्राफ आया था, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है, PQRS, और क्वेश्चन में आया था T। मुझे दिख रहा था PQR और S और क्वेश्चन में आया था T, और मैं नया था, मुझे पता ही नहीं था ये चीज। तो मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, ठीक है, एक्सपीरियंस ही बता रहा हूं, जो कुछ बता रहा हूं। मैं कम से कम 2 मिनट तक खोजते रहा कि यार ये टी तो दिया नहीं है, क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे। बाद में समझ में आया यार स्क्रॉल करना था इसको, ये स्क्रीन स्क्रॉल करनी थी, तो इधर एक छुपा हुआ और था टी जो दिख ही नहीं रहा था स्क्रीन पे। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पैलेट होता है ना, क्वेश्चन पैलेट ऐसी कुछ बोलते हैं इसको, तो इस पे एक ऐसे एरो का बटन होता है, इस पे आप क्लिक कर दो, ये पूरा हट जाएगा, आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ये बहुतों को नहीं पता होता, जो 2-2 साल से पेपर देते हैं उनको भी नहीं पता रहता ये चीज। आप उस पर क्लिक, अब ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पैलेट पर क्लिक करोगे तो वो अंदर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और है कि हिंदी इंग्लिश वाला जो मैंने अभी आपको बताया था ना, हिंदी और इंग्लिश वाला, आरआरबी में तो ऐसा हो गया कि आपको लैंग्वेज चूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में ही आपको, शुरुआत में क्या मतलब जो लैंग्वेज चूज करना होता है ना, वो करने की जरूरत ही नहीं होती। इंग्लिश के बाद आपको हिंदी भी दे दिया जाता है, मतलब एक ही पेज में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया जाएगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हिंदी वाले हैं तो स्क्रॉलिंग की आदत डाल लो। स्क्रॉलिंग, वो जो माउस का स्क्रॉलिंग होती है ना, ये इसको मत करना, ये वाले स्क्रॉलिंग से स्क्रॉल नहीं करना है आपको।
ये स्क्रॉलिंग बटन आपका एग्जाम में काम नहीं करेगा। आपको राइट साइड में जो स्क्रॉलिंग बार होता है उस पे जाके क्लिक करके उसको नीचे खींचना, नीचे ऊपर लेकर जाना। तो घर पे जब भी आप मॉक देते हो ना, तो इसी तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस करो। एग्जाम में जाकर ये चीज़ों में बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत समय बर्बाद होता है। मैं गारंटी देता हूं, जो चीज़ आप घर में नॉर्मली आपको विदाउट ऐसे कंप्यूटर के बोला जाए ना, बस कॉपी पेन में सॉल्व करो, आप अगर 60 क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में जाकर आप यही सब चीज़ों की वजह से सिर्फ 52 या 53 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। तो इस चीज़ की आदत अभी से डालिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें। ये सब चीज़ें ज़्यादातर कोई बताता नहीं है, मैं इसलिए बताता हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम देते समय दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है, अगर एग्जाम देते समय आपका कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपको क्या करना है, आपको सीधा जो मेन पावर स्विच होता है, मेन पावर स्विच जो प्लग लगा होता है, बंद कर दो उसको, सीधा बंद कर दो। और बंद करने के बाद फिर से चालू कर दो और फिर बुलाओ जिसको भी बुलवाना है, इन्विजिलेटर को, सर स्टक हो गया है, बंद हो गया है, नहीं चल रहा है, जो भी है। बाद में ये मत बताना मैंने बंद कर दिया था ये नहीं बताना है। जैसे आपको लग रहा है कुछ इशू आ गया, अब तुरंत पावर बटन नीचे ही रहता है, पावर बटन बंद कर दो, वापस से चालू कर दो और उसके बाद फिर बुलाओ, सर बंद हो गया है, इसको चालू कर दीजिए। अच्छा, इससे होता क्या है ना, इससे होता यह है कि आपका टाइमर उतने ही समय पर रुक जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मॉनिटर खराब हो जाता है, कुछ लोगों को लगता है यार स्टक हो गया तो टाइमर तो रुक जाता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो आपके मॉनिटर में प्रॉब्लम आई है, आपका सीपीयू चल रहा है, तो भैया सीपीयू चल रहा है मतलब आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। मॉनिटर हो सकता है आपको स्क्रीन दिखना बंद हो गया हो, बट बैकएंड पे आपका सीपीयू तो काम कर रहा है ना, तो सीपीयू काम कर रहा है मतलब आपका वो एग्जाम चल रहा है। तो ऐसे केस में आपका समय जो है वो बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप सीधा प्लग बंद कर दो, प्लग बंद करने से कंप्यूटर बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जिस टाइम पे कंप्यूटर बंद होगा आपका टाइमर वहीं रुक जाएगा, और जब दोबारा से इन्विजिलेटर आके आपका पीसी चालू करके आपको फिर से देंगे, वहीं से टाइम स्टार्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम देने अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो। बाकी ऐसी छोटी छोटी चीजें दोस्तों मैं क्लासेस वगैरह में बताते रहता हूं, आप कंटिन्यू क्लासेस अगर मेरी करते हैं तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, नए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की इस टाइप के मेल आ रहे थे, और अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ग्रेजुएट होकर अभी अभी निकले हैं, तो उनको पता ही नहीं है ये सब चीज़ें। खैर बहुत अच्छी बात है कि आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ही स्टार्ट कर दिए। मैं तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल 1.5 साल घूम रहा था, बढ़िया करना क्या है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं था। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग 1 साल 1.5 साल पहले से ही अपनी तैयारी चालू कर दिए हैं। तो मुझे जो 2-3 साल ग्रेजुएशन मेरा खत्म हुआ था 14 में और मेरी जॉब लगी थी 18 में, मतलब लगभग 3-3.5 साल बाद मेरी जॉब लगी थी। तो इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया था। ये अच्छी बात है कि आप इतनी जल्दी स्टार्ट कर लें, अर्ली स्टेज पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी भी लग जाएगी 22-23 पे। तो दोस्तों इसी प्रकार के और भी कोई वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए पढ़ाई के, तो वीडियोस मैं लेकर आते ही रहता हूँ। डेली सुबह 9 बजे यहाँ पर पजल की क्लास होती है, अनअकैडमी पर मेरी 10 बजे क्लास होती है। अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मुझसे पढ़ने के लिए, AL10 ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये अनलॉक कोड भी है फ्री क्लासेस देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी इस टाइप की वीडियोस आप लोगों को जरूरत है, कोई भी चीज जाननी है, बिल्कुल नीचे कमेंट करिए। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए हो सकता है कि एक टॉपिक मिल जाए और उस पर बहुत जल्द एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की। बस अच्छे से मेहनत करते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बेस्ट चीजें मिलेंगी। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको ये भी मैं बताते रहता हूँ कि बैंक में क्या काम करना होता है, क्या क्या काम मैंने किया था, जितना मैं किया था। भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 7 महीने में ही मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैं पूरा फुल टीचिंग में आ गया था। तो लेकिन उस 7 महीने में जो भी चीज़ें सीखी है वो भी मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर और शेयर भी करिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और भी जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस चैनल पर जुड़ सकें और पढ़ाई कर सकें, बैंकिंग की जॉब ले सकें। ऑल द बेस्ट। जाने से पहले टेलीग्राम चैनल दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी, Bankers10। और अगर आपके मन में डाउट है कि सर प्रैक्टिस वगैरह कहां से करें, तो गूगल पे सर्च कीजिए टारगेट बैच, जबरदस्त वेबसाइट है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वहां पर उसका सब्सक्रिप्शन लेकर आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल रहते हैं और कोड में यही AL10 लगा लीजिएगा, डिस्काउंट चल रहा है अभी 40-50% का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।